ओके। सो नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आज हम देखेंगे थोड़े बहुत और एसएपी के बारे में अभी जानना बाकी है, स्पेशली ऑन हाना। जो हम आज देखेंगे एसएपी, हाना और ईसीसी में क्या डिफरेंस है। अभी थियोरेटिकली देख लेंगे, बट जैसे जैसे हमारा क्लास प्रोग्रेस करेगा ना, वहाँ पे स्पेशली मैं पॉइंट आउट करूंगा कि ये क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या। ओके, तो पहले वो समझते हैं कि ईसीसी वर्जन क्या था, हाना क्या है अभी। एंड जैसे मैंने बताया था कि हम एमएम के बारे में, एमएम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर तो काफ़ी डिटेल में हमने देखा था, राइट। बट उसके अलावा जो अदर मॉड्यूल्स हैं, जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट, डब्ल्यूएम, या फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एसडी, या फिर फाइनेंस एफआई, तो उन सब मॉड्यूल्स के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि उन सारे जो मॉड्यूल के जो कंसल्टेंट हैं वो लोग क्या करते हैं। हमें बस इतना ही इन्फॉर्मेशन रखना है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे हम वो सब काम करते नहीं हैं। बस हमें इतना जानना ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ओके, वो सारे कंसल्टेंट, उन सारे मॉड्यूल्स के कंसल्टेंट क्या करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दोज मॉड्यूल्स, जो अपना मॉड्यूल एमएम, उसमें तो हम काफ़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं, वो तो अपना सिलेबस है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि एस ए पी एम एम ऑन ईसीसी और एस ए पी एम एम ऑन हाना, इसमें क्या डिफरेंस रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात सब लोग जान लो कि एसएपी का अभी जो करंट वर्जन चल रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वो है हाना। ओके, हाना भी हमारा लेटेस्ट वर्जन एसएपी का, ये अभी यूज में। एंड इससे जो पहले वर्जन था वो था ईसीसी। ओके, एक मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अभी जो करंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो है हाना। और इससे जो प्रीवियस वर्जन था वो था ईसीसी। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि ईसीसी और हाना है क्या। ईसीसी का मतलब होता है एंटरप्राइज, ओके, ईआरपी, ईआरपी सेंट्रल कंपोनेंट। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए, कोई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं बस बता के रख रहा हूँ सो दैट इंफॉर्मेशन रहे। एंड हाना का फुल फॉर्म होता है हाई हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, एप्लीकेशन या अप्लायंस। ओके, सो ये होता है ईसीसी और हाना। ओके, इसको जरा, ठीक है। ईसीसी मतलब हो जाता है ईआरपी सेंट्रल कंपोनेंट, हाना का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। ठीक है, तो ईसीसी एसएपी का लास्ट वर्जन है, जो जस्ट पिछला वर्जन था। एंड जो हाना है वो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ओके, ये अभी करंट वर्जन चल रहा है। ओके, तो ईसीसी में बहुत सारे ऐसे क्या बोल सकते हैं, कमी थी जिसको हम हाना ने पूरा किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर अपग्रेड क्या है, यहाँ पे डेटाबेस। ईसीसी में क्या होता था, एसएपी का खुद का डेटाबेस नहीं था, यहाँ पे ओरेकल या एसक्यूएल यूज होता था। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट है। सो ईसीसी में एसएपी का खुद का डेटाबेस नहीं था, वहाँ पे ओरेकल था या एसक्यूएल था, ऐसा कुछ डेटाबेस होता था। बट अभी हाना में ये इन मेमोरी हाना डेटाबेस है। ओके, ये क्लाउड है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि ये क्लाउड बेस्ड बेसिकली डेटाबेस है, एंड ये इन मेमोरी इसको बोलते हैं। ये एसएपी का खुद का है। यूजर इंटरफेस
एसएपी जो पुराने वर्जन में था वो एसएपी जीयूआई था, एंड यहाँ पे एसएपी फ्यूरी है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए, अगेन याद करने के लिए नहीं है। बस ये होता है कि एटलीस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे कि ये दो वर्जन में क्या डिफरेंस रही है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट रहा है। जो ईसीसी पुराना वर्जन था उसमें अगर बोला जाए तो परफॉर्मेंस उसमें स्लो था, उसमें थोड़ा स्लो, मतलब स्लो काम करता थोड़ा, क्या हाना के कंपैरिजन में ईसीसी स्लो था। यहाँ पे हाना में बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। ओके। एंड कुछ कुछ टेक्निकल चेंजेस भी है। ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल लेजर इसी में ऑप्शनल होता था, ये अभी क्या है मटेरियल लेजर, मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। ये टॉपिक हम बहुत आगे देखने वाले हैं। अभी बस इतना समझ लो, मटेरियल लेजर एक टेक्निकल टर्म है एसएपी में, जो ईसीसी में ऑप्शनल होता था और हाना में मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसमें हमारे लिए और क्या है मेन, अगर ओके, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक में क्लब कर दिए गए हैं। एक में क्लब कर दिए गए मतलब ईसीसी में XK01, XK02, XK03 होता था, MK01 ये सब होता था। इतने सारे टी कोड्स है वेंडर रिलेटेड, बट मतलब वेंडर और कस्टमर रिलेटेड, बट वही हाना में सबको एक में क्लब करके बीपी कर दिया गया है। तो हम अगर सिर्फ बीपी टाइप करेंगे तो ये सारा काम हम कर सकते हैं, जो ईसीसी में सबके लिए अलग अलग टी कोड थे। तो वो बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ अपने एमएम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं स्क्रीन शेयर, मेरे एसएपी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, दिख रहा है। ओके। सो इसमें देखो, अगर मैं ईसीसी का ये टी कोड मैं यूज करूँ XK01, तो देखो यहाँ पे क्या एरर आएगा। यहाँ पे मैं XK01 एंटर किया, एंटर, देखो नीचे आ रहा है रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन बीपी, ट्रांजैक्शन XK01 ऑब्सोलीट। मतलब यही बोल रहा है कि इस केस में हाना में XK01 कंप्लीटली बंद हो चुका है ये ट्रांजैक्शन। इसके लिए हमें बीपी ट्रांजैक्शन में जाना पड़ेगा, रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन बीपी, ये बीपी में हमें ले जा रहा है। तो यहाँ पे इन सब ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है बीपी, इसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। इसको एंटर करते ही हम उसी ट्रांजैक्शन पे आते हैं, यहीं से हम सारा वेंडर क्रिएट करते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं। ये सब बात का टॉपिक है, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 ट्रांजैक्शन नहीं है, 10 की जगह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, उसी से हम 10 काम कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया गया है हाना को। इंटीग्रेशन की बात करें तो पहले गुड था, बट अभी और भी बेटर हो चुका है, और भी एनहेंस हो चुका है, सो दैट दूसरे सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल टेबल्स थे, जैसे सेग, MSEG, MKPF और भी थे। इन सबको हटा करके हाना में सिर्फ एक टेबल डाल दिया गया है, MATDOC, मैट डॉग बोलते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो अगेन ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सो दैट हम अवेयर रहे कि ओके ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसमें हमारे लिए मेन पॉइंट्स क्या है डिफरेंस में। सबसे पहला, डेटाबेस टेक्नोलॉजी की। ईसीसी का जो डेटाबेस था उसमें ओरेकल, एसक्यूएल ये सारे यूज होते थे। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी होता था डेटाबेस। बट हाना में इन मेमोरी हाना डेटाबेस है, ये एसएपी का खुद का है। यूजर इंटरफेस ईसीसी में एसएपी जीयूआई था, और हाना में एसएपी फ्योरी है। फ्योरी काफी यूजर फ्रेंडली होता है एंड काफी फास्ट भी होता है। ठीक है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिजनेस पार्टनर कॉन्सेप्ट। बिजनेस पार्टनर कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो ईसीसी में थे उन सबके जगह, उन सबको रिप्लेस करके हमारे पास सिर्फ एक है अभी। उन सबको हटाकर सिर्फ हमारे पास एक टी कोड है, जो है बीपी, जिसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनर। तो ये था, ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हमारे एमएम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं कुछ अभी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल साइड थोड़ा है। नेक्स्ट क्लास से हमारा कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन पे आता है। यहाँ पे हमें बस थ्योरेटिकल एज एन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी होती है, बस वो है अभी। एंड फिर जो मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है या फिर बिजनेस प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब हम अपना एसएपी का नॉलेज का बेस बना रहे हैं, बेस सेटअप करें, तो उसमें काफ़ी हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल्स पे नहीं आ सकते। तो पहले हम वही समझ रहे हैं सारे सारे कुछ एसएपी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है मतलब क्या है एसएपी, क्या नहीं है, क्या नए वर्जन में है, क्या पुराने वर्जन से कितना बेटर है, वो सब हम समझ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एसएपी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके। एसएपी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने एमएम का तो ऑलरेडी देखा था, राइट? एमएम में हमने देखा था
सबसे ऊपर होता है क्लाइंट या फिर कंपनी, राइट। एमएम का भले ही याद रखना, एमएम का मतलब याद रखना, बाकी सब कोई याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एमएम का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना। सबसे टॉप में आता है क्लाइंट या फिर कंपनी, फिर आता है कंपनी कोड, राइट। फिर इसके अंदर होता है प्लांट, फिर इसके अंदर होता है स्टोरेज लोकेशन, एंड फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन को मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी किसी भी लेवल पे असाइन कर सकते हैं, बट होता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। इसका पोजीशन हम बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। ये सब है, ये है एमएम का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एमएम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब आते हैं दूसरे मॉड्यूल्स के बारे में, बस बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि इन सारे में होता क्या है। एक मिनट। ओके। तो तो इस सॉरी, एसएपी एसडी, ओके। एसडी मतलब हो जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये हो गया अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, एमएम क्या है? एमएम में प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है, मतलब सारे परचेज, मतलब खरीदने वाला प्रोसेस उसमें, मतलब परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत इजीली कंपेयर कर पाओगे। सो एमएम में सारे प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है। एमएम में क्या है? प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है, राइट, जो हमने देखा था। इस एमएम में क्या होता है? प्रोक्योरमेंट किया जाता है एमएम, एमएम मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे सारे खरीदने वाले काम होते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा था कि प्रोक्योरमेंट साइकिल होता है क्या। तो एमएम क्या देखता है? किसी भी मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, किसी भी आइटम का प्रोक्योरमेंट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एसडी, ये क्या देखता है? सेल्स पार्ट देखता है, ठीक है। सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज। तो अब समझो, एमएम में सारे खरीदने वाला काम होता है, खरीदने वाले से खरीदने वाले रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स वाले रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। तो अब डिफरेंस समझ आ रहा होगा एमएम और एसडी के बीच। तो एमएम में तो सारे की कंपोनेंट्स हमने देखे थे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के। अब एसडी में आते हैं। तो एसडी में सबसे पहला क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखो, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले होता है। सो यहाँ पे जैसे अब अपने एमएम में परचेज ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। एमएम में याद रखना, एमएम में याद होगा मैंने बताया था परचेज ऑर्गेनाइजेशन में सारे परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सारे सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड यहाँ पे सेल्स रिलेटेड भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी काम होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड इसके इसके काफी डीप डीप डाइव नहीं करना है, ये सब काफी डीप नॉलेज इसके बारे में नहीं रखना है। बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि सारे की कंपोनेंट्स क्या है एसडी के अंदर, ओके। फिर नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे मोड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, एक जरिया हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हाउ प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर्स, मतलब कैसे हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, कैसे हम प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे कस्टमर तक। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ओके। मतलब या फिर रिटेल के थ्रू है या होलसेल है, राइट। जिस तरीके से भी हम जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम डिलीवर करना चाहते हैं, तो वो बताता है मेथड ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है डिवीजन, ओके। डिवीजन में क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली मटेरियल का ग्रुपिंग होता है कि मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, फिनिश गुड्स है या फिर रॉ मटेरियल है या फिर सेमी फिनिश्ड है। तो ये सब हो जाता है डिवीजन। तो इसके अंदर मटेरियल का कैटेगराइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है सेल्स एरिया। सेल्स एरिया किसको बोलते हैं? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को सेल्स एरिया बोलते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। इसका कोई कोड होता है, ओके, इसका कुछ कोड होता है एसएपी में, ठीक है। इन तीनों का कुछ कोड होता है, एंड ये कोड मिला करके फाइनली सेल्स एरिया बनता है। तो ये हमें नहीं जानना है कि कैसे क्रिएट होता है, मतलब एसएपी में कहाँ क्रिएट होता है, ये हमारे स्कोप के बाहर है। सिर्फ हमें ये जानना है कि ओके, एसडी के अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, डिवीजन होता है एंड सेल्स एरिया होता है।
तो ये हो जाता है SAP SD। ओके। नेक्स्ट है SAP FI। FI नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसमें फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। ओके। ओके, यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर। ओके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें भी, इसके भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में चार कंपोनेंट है। पहला है कंपनी कोड। तो याद होगा MM में भी मैंने बताया था, जो सबसे टॉप लेवल पे है, मतलब ये तो चलो बेसिस बनाते हैं जो सर्वर रिलेटेड एक्टिविटीज काम करते हैं। कंपनी कोड मैंने बताया था कि ये फाइनेंस वाली टीम बनाती है। तो ये वही कंपनी कोड है, यहाँ पे देख रहा हूँ कंपनी कोड। ओके। ये कंपनी कोड होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ, क्या बोलते हैं, किसी कंपनी का हाईएस्ट लेवल होता है। ओके। यहाँ पे सारे लीगल एंटिटी डिफाइन किए जाते हैं। ओके। या फिर इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, जहाँ पे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था ये कंट्री लेवल पे जनरली क्रिएट किए जाते हैं। तो वो हो जाता है कंपनी कोड। नेक्स्ट होता है, ये फाइनेंस रिलेटेड टर्म है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, लिस्ट ऑफ जीएल अकाउंट यूज बाय वन और मल्टीपल कंपनी कोड्स। तो यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ जीएल अकाउंट होते हैं। जीएल अकाउंट मतलब जनरल लेजर अकाउंट। ये थोड़े फाइनेंस, थोड़े फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स है। एंड बस अभी ये समझ लो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे सारे जीएल अकाउंट्स यहाँ पे लिस्ट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस एरिया, जहाँ पे इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए ये मतलब बिजनेस एरिया बेसिकली इसका काम क्या है, कंपनी कोड्स के इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए ये यूज किए जाते हैं। ओके। फिर आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स डिफाइन किए जाते हैं। ओके। ये अगेन फाइनेंशियल टर्म्स है, इसके अगेन इसके डीप डाइव नहीं करने, कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ क्रिएट करते हैं, ये हमारे स्कोप में है भी नहीं। ये बस हमें हमारे इंफॉर्मेशन के लिए कि ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी चार एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, मतलब चार की कंपोनेंट्स है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। कंपनी कोड्स, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर बिजनेस एरिया, एंड देन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ये होता है SAP FI। नेक्स्ट, वेयरहाउस मैनेजमेंट। ओके। ये इंटरेस्टिंग होगा, मतलब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जानने के लिए। वेयरहाउस मैनेजमेंट मतलब नाम से पता चल रहा है यहाँ पे वेयरहाउस रिलेटेड काम होते हैं। अब सपोज अमेजोन में कुछ ऑर्डर करते हो, तो अमेजोन का बहुत बहुत सारा आइटम कहीं वेयरहाउस में रखा रहता है। अगर ऑर्डर करते हो तो या फिर वेयरहाउस रहता है या फिर किसी शॉप से आता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा होता है, या फिर जैसे आज मैंने ऑर्डर किया तो अमेजोन के वेयरहाउस में वो आइटम रखा होता है, देन वो वेयरहाउस से पिक करके डिलीवर करता है। जनरल केस में ये होता है, बट और भी बहुत सारे केसेस है कि वो शॉप से भी ऑर्डर लेता है, वो अलग चीज़ है। तो इन जनरल वो वेयरहाउस से पिक करता है। तो वेयरहाउस में बहुत बहुत बड़ा, मतलब वेयरहाउस में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, एक दो मटेरियल नहीं होते, उसमें हजारों लाखों आइटम्स होते हैं। वहां से कहाँ से, उस वेयरहाउस, उस बड़े से वेयरहाउस में वो मटेरियल मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे, किस तरीके से डिफाइन किया गया वेयरहाउस, मतलब किस तरीके से अरेंज किया गया कि मुझे इजीली कोई भी मटेरियल मुझे चाहिए मुझे मिल जाता है। तो अगेन वो वेयरहाउस मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, कि किस तरीके से एक बड़े से वेयरहाउस में कितने आसानी से सारे मटेरियल को हम मैनेज कर सकते हैं, वो होता है वेयरहाउस मैनेजमेंट। तो वेयरहाउस नंबर क्या होता है, अगेन इसके वेयरहाउस मैनेजमेंट के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में भी चार की कंपोनेंट्स है। पहला है वेयरहाउस नंबर। वेयरहाउस नंबर में क्या होता है, ये बेसिकली बताता है कि वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स को, तो मतलब एक बड़ा सा वेयरहाउस है, वहां पे बहुत सारे मटेरियल रखे हैं। अगर कोई आइकिया का गया होगा वेयरहाउस, तो वो रिलेट कर पाएगा। आईके में भी अगर गया होगा तो बहुत बड़ा वेयरहाउस होता है। वहां पे अगर सपोज चेयर मुझे चाहिए होता है, वो लोग तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं चेयर यहाँ रखा है, वहां से पिक करना होगा। बहुत बड़ा, बहुत हाइट पे भी होता है वो रखा हुआ। तो उनके पास सिस्टम में सारे कुछ डिफाइंड है, क्योंकि चेयर कहाँ रखा हुआ है। तो वेयरहाउस नंबर 2 में थर्ड रो में फोर्थ शेल्फ पे रखा हुआ है, वहां पे एक छोटा सा बिन है, उस बिन के अंदर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोई मटेरियल एक बड़े से वेयरहाउस में। अगर सपोज हम मैनेज नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो वो चेयर ढूंढते रह जाओगे वेयरहाउस में, घंटों लग जाएंगे ढूंढने में। तो इस पर्पज से वेयरहाउस मैनेजमेंट का काम किया जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेयरहाउस हम इजिली टाइम बचा सकते हैं, इजिली मटेरियल हम ढूंढ सकते हैं। ये पर्पस होता है वेयरहाउस मैनेजमेंट का।
सर वेयर हाउस में मैं गया हूँ। हाँ ओके। तो तो उसमें रिलेट लोकेशन कर सर पा रहे ये होगे होती राइट। है कि जी जी जी, बी बी मतलब बी हमारी एक रो हो गई। हाँ उसमें 10 10 के 2 में ये चीज अवेलेबल है, मतलब बेरिंग मुझे चाहिए है तो बी के 10 के 2 में। राइट। वो सब कैसे होता है, कितना मतलब उसके बाद काम कितना इजी हो जाता है जब पता है लोकेशन एग्जैक्टली बहुत इजी कहाँ हो जाता है लोकेटेड सर, है। तुरंत तुरंत मिल जाती है चीज। राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये वेयरहाउस मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये वेयरहाउस मैनेजमेंट जी के कंसल्टेंट उन लोग का काम होता है अच्छे तरीके से मैनेज करना, सिस्टम में एसएपी में and सब कुछ वो लोग मैनेज करते हैं। ये होता है वेयरहाउस मैनेजमेंट। तो सब जैसे एमएम में देखा था ना, सबसे टॉप में होता है कंपनी कोड, फिर होता है प्लांट, फिर प्लांट के अंदर होता है स्टोरेज लोकेशन, फिर मतलब ये था हायरार्की। तो इसके में भी समझ पाओगे, सबसे टॉप में होता है वेयरहाउस नंबर, मतलब कोई एक वेयरहाउस होगा, उसके अंदर स्टोरेज टाइप होगा। स्टोरेज टाइप मतलब बताएगा कि रैक बता सकता है, या पैलेट बता सकता है, या किस बे में है वो बताएगा। स्टोरेज टाइप मतलब बताता है कि फिजिकली कहाँ लोकेटेड है। फिर होता है स्टोरेज सेक्शन, ये बताता है कि उस बे में कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये बताता है स्टोरेज टाइप, बताता है बेसिकली। ये स्टोरेज मतलब स्टोरेज सेक्शन इसका सब टाइप है, मतलब सब डिवीजन है स्टोरेज टाइप का। देन स्टोरेज बिन किसको बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जहां पे एग्जैक्टली रखा है, वो हो जाता है स्टोरेज बिन, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मतलब जैसे एमएम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो रहा है, स्टोरेज लोकेशन हो रहा है, एग्जैक्टली प्लांट में कहाँ लोकेटेड वो पता चल रहा है। वैसे ही वेयरहाउस मैनेजमेंट के केस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज बिन। तो ये हो जाता है डब्ल्यू एम का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने तीन अदर मॉड्यूल्स के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने आज देखे। तो हमारे पास तो हमारे पास यही अभी हमारे पास यही जानने के लिए भी काफ़ी है। और इसके अलावा और मॉड्यूल्स की बात करें तो ये बोल सकते हैं अरीबा, एसएपी अरीबा में क्या होता है वो, अरीबा से ओके मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ अरीबा के बारे में। सो अरीबा मतलब क्या होता है, सपोज कोई भी बिजनेस है, उसको ऑर्डर करना है किसी वेंडर से, राइट। तो बट हमारा सिस्टम वेंडर के सिस्टम से कैसे कनेक्ट होगा, राइट। हम मेरे पास तो एसएपी है, वेंडर के पास जरूरी नहीं है एसएपी है, उसके पास कुछ भी हो सकता है। बट हमारे एसएपी को उसकी सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो अगेन वो सब पॉसिबल होता है एसएपी अरीबा के थ्रू। मतलब यहाँ से हम वेंडर मैनेज करते हैं, ये वेंडर मैनेजमेंट का बहुत हद तक ये रोल प्ले करता है। मतलब हम मतलब एसएपी अरीबा क्या कर देता है बेसिकली, स्मूथ कर देता है। अगर सपोज मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो हम बिना वेंडर को या फिर बिना दूसरे सिस्टम में गए, हम एसएपी के थ्रू ही हम वेंडर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वेंडर के पास चाहे कुछ भी सिस्टम हो, बट हम अपने एसएपी सिस्टम का उसके वेंडर के पास, मतलब वेंडर के पास जो भी सिस्टम हो, वो हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं। उसके पास एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर हो कुछ भी हो, हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं। सो दैट अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना हो, हमने इधर ऑर्डर प्लेस किया, वो आराम से कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, डेटा फ्लो हो गया वेंडर के पास, वो चला गया वेंडर के पास, एंड वेंडर फिर ऑर्डर पे काम करता है। तो ये होता है एसएपी अरीबा। तो ये मेनली क्या, फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि एसएपी अरीबा मेनली वेंडर फोकस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे हम अपना कनेक्शन वेंडर के साथ स्मूथ करते हैं। तो अगर हमें ऑर्डर करना हो तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मेल डाल रहे हैं उस पर हो रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं, एसएपी पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं, बिना कुछ मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए सब कुछ इसमें पॉसिबल हो जाता है। तो अरीबा क्या करता है बेसिकली, वेंडर और एसएपी के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ये था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये ओवरलोड हो रहे हैं। सर स्टार्ट कीजिए। ओके ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मटेरियल टाइप। ओके, किसी को कुछ बोलना है चैट पे डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि चैट नोटिफिकेशन सामने नहीं आता है एंड बार बार उस स्क्रीन पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनम्यूट करके बोल सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल टाइप। ओके, सो मटेरियल टाइप में क्या होता है,
तो एसएपी एमएम के अंदर हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या समझा कि हम कोई मटेरियल वेंडर से परचेज करते हैं, तो एसएपी सिस्टम में मटेरियल होना चाहिए ना। अगर सपोज हम एसएपी में परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ये ट्रांजैक्शन के बारे में बाद में बात करता हूँ, अभी फिलहाल ये समझो ये परचेज ऑर्डर का स्क्रीन है। अगर सपोज हम कुछ मटेरियल प्रोक्योर करना चाहते हैं, वेंडर से परचेज करना चाहते हैं, तो मुझे वो मटेरियल एसएपी में होना चाहिए, राइट? तभी मैं वो मटेरियल वेंडर से परचेज कर पाऊंगा, ऑर्डर प्लेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये मटेरियल होने से पहले हमारे पास मटेरियल का मास्टर डेटा होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना एमएम का मास्टर डेटा है, एंड उसमें भी मटेरियल मास्टर डेटा है। तो सबसे पहले समझते हैं मास्टर डेटा होता क्या है। जो मास्टर डेटा, ओके नेक्स्ट टॉपिक में बता दूं, अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, एमएम का मास्टर डेटा। एमएम मास्टर डेटा में बहुत सारे टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, ओके, फिर है सोर्स लिस्ट, फिर परचेज इन्फो रिकॉर्ड, कोटा अरेंजमेंट। ये सारे एमएम के मास्टर डेटा है। हम अभी क्या कवर कर रहे हैं, मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर के अंदर दो सब टॉपिक है। पहला है मटेरियल टाइप, एंड दूसरा है मटेरियल मास्टर क्रिएशन, मतलब कैसे मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मास्टर डेटा होता क्या है। मास्टर डेटा मतलब किसी भी चीज का की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना मास्टर डेटा बोलूं, तो मेरा मास्टर डेटा क्या हो गया, मेरा मेरा नेम हो गया, मेरा एज हो गया, ओके, मेरा जेंडर हो गया, मेरा कोई मतलब यूनिक आईडी कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी होता है, कोई यूनिक आईडी कार्ड होगा, मेरा एड्रेस होगा। तो ये मेरा मास्टर डेटा है। फिर मेरा हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब मेरा मास्टर डेटा है। एंड वैसे ही अगर किसी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मोबाइल, मोबाइल का मास्टर डेटा क्या होगा, मोबाइल इसका यूनिट, यूनिट मतलब मोबाइल किलो में बिकेगा नहीं, लीटर में बिकेगा नहीं, ये ईच में बिकेगा या फिर पीस में बिकेगा, ऐसे होता है। यूनिट हो गया। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट? इसका मोबाइल का मास्टर डेटा, किसी भी मोबाइल का मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या, इसका प्राइस हो गया मास्टर डेटा। फिर और क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके, टाइप अभी छोड़ते हैं। तो बेसिकली मोबाइल का मास्टर डेटा ये हो गया। तो और अगर सपोज मैं अपनी बात किया, तो मेरा मास्टर डेटा ये सब हो गया। तो ये सब होता है मास्टर डेटा का मतलब। तो मास्टर डेटा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मटीरियल मटेरियल का मास्टर डेटा मतलब क्या है, मतलब उस मटेरियल का की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मटेरियल टाइप में, तो मटेरियल मास्टर में ये दो टॉपिक है, मटेरियल टाइप एंड मटेरियल मास्टर क्रिएशन। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे मटेरियल टाइप। ओके, मटेरियल मटेरियल टाइप क्या होता है। मटेरियल टाइप मतलब होता है कि बताता है कि किस टाइप का मटेरियल है। मटेरियल रॉ मटेरियल है, राइट? रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया मतलब कोई कपड़ा हो गया, या फिर कार के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, इंजन हो गया, राइट? या फिर सोफा के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, लकड़ी हो गए, फिर फैब्रिक हो गए, ये सब, ये सारे रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं। फिर और क्या एग्जांपल ले लें, जैसे लैपटॉप क्रिएट करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और भी जो भी कंपोनेंट यूज होंगे वो सब रॉ मटेरियल हो गए, राइट? फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स या फिर फिनिश प्रोडक्ट, ये भी एक टाइप का मटेरियल टाइप है। फिनिश गुड्स मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीट कार, कार अगर है प्रॉपर बना हुआ, वो हो गया फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट। ये टाइप ऑफ मटेरियल मैं बोल रहा हूँ, मटेरियल टाइप। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। रॉ मटेरियल हो गया फिनिश गुड्स, जैसे कार हो गए, सोफा हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कुछ भी ले लो, कीबोर्ड हो गया। तो ये सारे क्या है, फिनिश गुड्स, ये भी एक टाइप का मटेरियल टाइप है। और क्या हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स।
सेमी फिनिश गुड्स मतलब क्या हो गया? ऐसे मटेरियल जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट कहने से पहले। ओके, हाँ। सो सेमी फिनिश गुड्स किसको बोल सकते हैं? सो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। लेट्स से कार बन के रेडी है बट उसमें पेंट करना बाकी है। तो जब तक पेंट नहीं हुआ तब तक वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, राइट? सो वो उसको बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स। तो वो एक काइंड ऑफ सेमी फिनिश गुड हो गया। फिर लेट्स से और क्या ले लें, लेट्स से कोई कबर्ड है, कबर्ड में भी पेंट होना बाकी है, तो वैसे प्रोडक्ट को सेमी फिनिश गुड्स गुड्स बोलते हैं, राइट? फिर अम, हाँ, मतलब ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। तो ये सब कुछ कॉमन टाइप के मटेरियल टाइप है। ये सब जो मटेरियल टाइप है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, ये सब एसएपी में ऑलरेडी अवेलेबल है। रॉ मटेरियल का टेक्निकल टर्म क्या है? ROH। ओके, एसएपी में मिलेगा ROH नाम से। फिनिश गुड्स का मिलेगा FERT। ओके, FERT मतलब हो जाता है फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश्ड का सेमी फिनिश का मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार देखता हूँ। SEMI होता है शायद, एक सेकंड। ये है HALB है। ये स्टैंडर्ड है HALB, मतलब इसका मतलब होता है सेमी फिनिश्ड। सिर्फ रॉ मटेरियल का याद रखना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये याद करने वाला भी चीज़ नहीं है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए कि एसएपी में ये सारे मटेरियल टाइप ऑलरेडी अवेलेबल है। रॉ मटेरियल के ROH है, फिनिश गुड्स के लिए है FERT, सेमी फिनिश के लिए है HLB। तो ये सब कुछ कॉमन मटेरियल टाइप है जो एसएपी में ऑलरेडी हमारे पास है। ये इधर लिस्ट देख रहे हो, ये मटेरियल टाइप है। सो हम मटेरियल टाइप क्रिएशन क्यों सीख रहे हैं? सबसे पहली बात, सो मटेरियल टाइप इसलिए सीख रहे हैं कि लेट्स से बिजनेस में, ओके, ये सारे तो मटेरियल रिक्वायर्ड है। बिजनेस में लेट्स से कुछ केमिकल वाले रिक्वायर्ड है। ओके, केमिकल प्रोडक्ट्स भी है। अब केमिकल प्रोडक्ट्स कोई स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप एसएपी में क्रिएटेड नहीं है। तो हम पहले होता क्या है जनरली, हम लेट्स से जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, कोई ABC कंपनी है, वहां पे उन लोगों ने कभी एसएपी यूज नहीं किया है, बट उनका रिक्वायरमेंट आया कि वो अब एसएपी पे मूव करना चाहते हैं। तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं बिजनेस से कि ओके, आप कौन कौन से मटेरियल टाइप यूज करते हो, कितने टाइप के वेंडर है, वो सब बात की बात है। अगर मटेरियल की बारे में सिर्फ बात करें तो हम यहाँ पे पूछते हैं मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन कि आप किस टाइप के मटेरियल यूज करते हो। तो लेट्स से बिजनेस बोल रहा है कि हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, फिनिश गुड्स यूज करते हैं, सेमी फिनिश यूज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। तो हमारा क्या फिर सॉल्यूशन होता है? हम बोलते हैं ओके, ये तीन तो हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल टाइप है, स्टैंडर्ड में ही है। केमिकल प्रोडक्ट के लिए हमें नया मटेरियल टाइप क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, केमिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए एक नया मटेरियल टाइप क्रिएट करते हैं। तो हम आज क्या सीखेंगे, हम कैसे मटेरियल टाइप एक नया क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को कि कैसे ये रिक्वायरमेंट आता है मटेरियल टाइप क्रिएट करना? समझ गया यस। सर। ओके। सो सो अब हम क्या करेंगे, मटेरियल टाइप हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मटेरियल टाइप क्रिएट करने का अगेन ये पाथ है। अगेन मैंने बताया कि ये पाथ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये टी कोड भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करने का जरूरत रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए ना ही ये टी कोड याद करने की जरूरत है ना ही पाथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मटेरियल टाइप क्रिएट करेंगे। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था क्या होता है, SPRO। SPRO में जी जा, यार। फिर SAP रेफरेंस IMG। यहाँ पे हमें इस स्क्रीन पे तो हमें हर बार आना है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो इस स्क्रीन पे आना ही आना है। तो SAP रेफरेंस IMG यही है। उसके बाद हमें जाना है लॉजिस्टिक जनरल में। ठीक है, हम जाएंगे लॉजिस्टिक जनरल, यहाँ पे सर्च करते हैं, ये रहा लॉजिस्टिक जनरल, इसको एक्सपैंड किया। फिर हमें जाना है मटेरियल मास्टर में। ओके, मटेरियल मास्टर में आते हैं, एक्सपैंड किया।
फिर हमें जाना है बेसिक सेटिंग्स। ओके, यहाँ बेसिक सेटिंग्स है, इसको एक्सपैंड किया। ये पाथ हम याद नहीं करते, हम बस ये हमें ध्यान रख। 1 मिनट में आया। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि हम इसमें ये सब पाथ नहीं याद रखते हैं, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कैसे मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स करते हैं। अगेन वो याद रखने वाली चीज़ नहीं है, वो प्रैक्टिस से सब कुछ ब्रेन में ऑटोमेटिकली फीड होता जाता है। प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ये ना कि ये याद करने बैठना। ओके, तो हम बेसिक सेटिंग्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। यस, बेसिक सेटिंग्स के बाद है मटेरियल टाइप। ओके, मटेरियल टाइप, ये रहा मटेरियल टाइप, इसको एक्सपेंड किया। फिर किया है डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। ओके, यहाँ पे है डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, इसमें जाना है। अब आ गए हैं मटेरियल टाइप क्रिएशन वाले स्क्रीन में। यहाँ से हम क्या करते हैं, मटेरियल टाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो जैसे हमने प्लांट के केस में हमने देखा था कि जब हम नया प्लांट क्रिएट कर रहे थे तो एक स्टैंडर्ड प्लांट का कॉपी क्रिएट किया एंड देन उसको मॉडिफाई किया, नाम चेंज किया। इस केस में भी हम क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड वाले को कॉपी करके, मतलब किसी स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप को कॉपी करके उसको मॉडिफाई करते हैं, जो भी नाम रखना हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक है आर ओ एच का कॉपी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था, चाहे चाहे आर ओ एच का कर लो कॉपी, चाहे एफ ई आर टी, मतलब जो भी मन करे जिसका भी कर सकते कॉपी। मैं आर ओ एच को कॉपी करता हूँ एंड मुझे क्रिएट करना है केमिकल के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं केमिकल नाम से कोई क्रिएटेड है कि नहीं। ओके, सी एच ई एम नाम है, मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ, सी एच एम डालता हूँ सिर्फ। ठीक है, केमिकल के लिए सी एच एम। ये भी 5 डिजिट है एंड ओके, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाला है, पहले वापस कनेक्ट कर लो फिर इसको करते हैं।